वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट को बताया तरक्की पजीर और लोगों के मुताबिक कहा कि बुनियादी ढांचे, ज्यादा सरमायाकारी, ज्यादा तरक्की और ज्यादा नौकरियों के नए इम्कानात से भरा है बजट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब पर राज्यसभा में हुई बहस के बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन अरकान ने रखे अपने ख्यालात, अब लोकसभा में खिताब पर बहस। यूपी में बढ़ा सियासी दर्जे हरारत। अलीगढ़ में अमित शाह ने साबका सरकारों को लिया निशाने पर, तो आगरा की रैली से खिताब में हुई मायावती की एंट्री। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनी तो पूरे होंगे वादे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर अच्छी खबर, 2 नए रामसर मकामात खिरजिया और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों के ऐलान के साथ भारत में अब कुल 49 रामसर मकामात। वेटलैंड के मामले में भारत का नेटवर्क जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा। और वेस्टइंडीज में अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया की होगी टक्कर। मुसलसल चौथी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में बीजेपी के कारकुनों से बजट और खुद कफील मईशत पर तफसील से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क 100 सालों में सबसे बड़ी आलमी वबा से नबर्द आजमा है। कोरोना का ये मुश्किल दौर दुनिया के लिए अपने साथ बहुत से चैलेंजेस लेकर आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया की नज़रें भारत पर मरकूज हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर लोग एक खुद कफील और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट 2022-23 गरीबों, मुतवस्सित तबका और नौजवानों पर मरकूज है और इसका मकसद उन्हें बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना और इसके लिए मुस्तकिल हल पर है। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये वक्त नए मौक़ों का है, नए अज़ाइम के हुसूल का है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर एक जदीद भारत की तामीर हो। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बजट पर दिए गए खिताब पर वाराणसी की बीजेपी ख़वातीन कारकुनान से बात की हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर सिंह ने। ये कुछ महिला कार्यकर्ता हैं भाजपा की जिन्होंने प्रधानमंत्री को सुना है। अब इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या सुना, आप लोगों को क्या अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत ही सहयोग किया है, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, चाहे वो लोहा मंडी का हो, चाहे वो जो मोबाइल का क्षेत्र हो। और ये विकास किया के बारे में बताया है कि मतलब कि विकास के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया, इनका कहना है। आप क्या सुन के क्या इतनी बातें प्रधानमंत्री ने की, आपको क्या अच्छा लगा?
मुझे ये लगा कि जो एक्सपोर्ट का काम है, महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा सुन करके अच्छा लगा। विकास के दौर पे जो स्वदेशी के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो विषय ले आए हैं वो हम सब के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय। जो उन्होंने महिलाओं को लेके जो कहा कि आधे से आधे घर को हमने महिलाओं को मालकिन बना दिया है, तो मैं अब यहाँ से काशी से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। जो महिलाओं का ग्राफ है ग्रोथ की तरफ, वो पिछले 5-7 सालों से बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं स्वावलंबी हुई, आत्मनिर्भर हुई, यहाँ तक कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी प्रोत्साहित किया, छोटे छोटे लोन्स देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया। और गांव गरीब और छोटे किसान जो हमारे देश का स्तंभ है, जिनसे हमारे घर की रोटियां चलती हैं, उनके भविष्य, उनके बच्चों अपना भारतीय आत्मनिर्भर हो कि वो उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाकर अपने भारत में इनोवेशन किया जाए। सिंचाई मुख्य बिंदु होता है कृषि के लिए, उनके लिए उन्होंने इस बात को सोचा कि उनके नलकूपों को जो है सोलर ऊर्जा प्लांट लगा के और सुविधा पहुंचाई जाए। ये उन्नत तकनीकी एवं ड्रोन द्वारा कृषि पे निगरानी, तो ये बहुत ही देश के लिए विकास की ओर ले जाएगा और अग्रसर होगा, जिससे दलहन और हम लोगों की तिलहन की खेती जो होती है वो ज़्यादा बढ़ गया। ये महिलाएं हैं, विदुषी हैं, जागरूक हैं। प्रधानमंत्री ने जो भी कहा उसको इन्होंने ग्रहण किया। एक एक बात पर ये बात अपनी रख सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं, और ऐसा ही अपील प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से किया है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और बजट में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पीआईबी ने वाज़ेह किया है कि मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने अपने बजट खिताब के दौरान ऐसी किसी तजवीज़ का ऐलान नहीं किया था। दरहकीकत हुकूमत ने कोऑपरेटिव कमेटियों के लिए मुतबादिल कम अज़ कम टैक्स की शरह को मौजूदा 18.5% से कम करके 15% कम करने की तजवीज़ पेश की है। और राज्यसभा में आज से सदर के खिताब पर बहस का आगाज हो गया है। सदर के खिताब पर बहस के लिए राज्यसभा में 12 घंटे और बजट पर बहस के लिए 11 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। आज खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पेश करते हुए बीजेपी रुकन पार्लिमान गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने कहा कि हुकूमत ने पसमानदा तबकात कमीशन को आईनी दर्जा दिया है, जिसकी वजह से मरकज़ के साथ साथ रियासतों में भी पसमानदा तबकात को इसका भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने भी हसास मामलात पर ऐवान में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वहीं समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने कोविड के खिलाफ बूस्टर खुराक पर तनकीद भी की। बूस्टर की जब हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल उनकी हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल की उपस्थिति में हेल्थ कमेटी के सामने हमारे मेंबरान के पूछने पर ये कहते हैं कि बूस्टर की कोई आवश्यकता नहीं, फिर बूस्टर क्यों लगाया जा रहा है? क्या इससे वैक्सीनेशन हमारे 2 बार वैक्सीनेशन हो गया तो उसके बाद सेकंड वेव में कोरोना हो गया, और अभी 4 दिन पहले फिर हो गया कोरोना। वैक्सीनेटेड है, डबली वैक्सीनेटेड। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव के राज्यसभा में राम मंदिर पर दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर तामीर की बात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने उनसे खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो राम मंदिर और भी भव्य और खूबसूरत बनेगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। गिरिराज, सदन के भीतर और सदन के बाहर भी राम गोपाल जी ने कहा कि राम मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है, अखिलेश की सरकार बनी तो खूबसूरत मंदिर बनेगा। जिनकी सरकार ने राम भक्तों पे गोली चलाई तो धन्य मोदी योगी की सरकार जो आज सबको राम मंदिर पहुंचा दिया, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। और राम गोपाल यादव जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया वोट के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। वोट के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली भी चलाई थी, अब वोट के लिए ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं। उनका कहना है राम गोपाल जी का कि मंदिर का विरोध कौन कर रहा है, सरकार में हम आए तो मंदिर हम खूबसूरत बना। जिस वोट के लिए वो कह रहे हैं, उस समय गोलियां चला रहे थे
उसकी सुरक्षा की बात कर रहे थे, आज ये मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। धन्य है प्रभु की लीला, मोदी की कृपा। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि धन्य है समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो आज वोट के लिए राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान सभी को मुल्क को तरक्की की रफ्तार ले जाने के लिए सबको कोशिशें करनी होगी और ऐवान में वक्त की बर्बादी से बचना होगा। Last winter session, the first in this historic year, this August House has lost 52.10% of the valuable sitting time due to disruptions and forced adjournments. During the preceding monsoon session last year, the loss of functional time of this House was as high as 70.40%. This trend of disruption is highly disturbing. I refer to the same with fervent hope that we all reflect on the same and conduct ourselves in a manner befitting the historic time that we are passing through. पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया आज साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे। ऐसा करके उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को सेहतमंद रहने का पैगाम दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए आज बदायूं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी की हुकूमत के दौरान उत्तर प्रदेश माफियों का मरकज बन गया था और यहां आए दिन फसादात होते थे। अमित शाह ने कहा कि बुआ भतीजे के राज में गरीबों को कोई पूछने वाला भी नहीं था और बहू बेटियों की भी इज्जत नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश सपा बसपा सपा बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था। माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट की जगह कुशीनगर के फाजिल नगर से इंतखाब लड़ेंगे। इस पर बीजेपी ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी लाहक हो गई। का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। राहुल गांधी जी लोकसभा छोड़कर भागे थे, अमेठी छोड़कर भागे, वहां के लोगों ने हराया भी। अखिलेश यादव जी अपनी सीट छोड़कर भाग गए हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भागे हैं। ये सबको अपनी डर, जो सीट हारने का डर है वो सता रहा है, इसलिए अपनी सीटें छोड़कर जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी आज से यूपी की इंतखाबी जंग में उतर गई है। मायावती ने आज आगरा से इसकी शुरुआत की है। यहां कोठी मीना बाजार मैदान में मायावती ने वोटरों से बीएसपी के लिए वोट मांगे और कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो पूरे समाज के मफाद में काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने यकीन दहानी कराई है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए जा रहे हैं वो हुकूमत बनने पर पूरे किए जाएंगे। शामली में आरएलडी लीडर जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत के साबिक वजीर आला ने मुलाजमीन की पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा
यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि अब पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। बीजेपी ने कल देर शब जिन 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त यूपी इंतखाबात के लिए जारी की थी उस पर काफ़ी बहस हो रही है, जिसमें लखनऊ से सरोजनी नगर से यूपी में वजीर स्वाति सिंह की जगह बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को इंतखाबी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही ये भी बात चल रही थी कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, लेकिन उनका आज ये बयान आ गया है कि वो बीजेपी में ही रहेंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। उधर लखनऊ कैंट से यूपी सरकार में वजीर और बीजेपी उम्मीदवार ब्रिजेश पाठक ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा की। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तराखंड के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने देहरादून में उत्तराखंडियत स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र सबके सामने रखा और कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी, टूरिज्म पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी और 40% सरकारी मुलाजमतों में खवातीन को तरजीह दी जाएगी। प्रियंका ने इस मौके पर बीजेपी हुकूमत पर भी हमला किया और कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने हर वादा तोड़ा है। भारत ने 2 मजीद सेंचुरियों को रामसर मकामात की फहरिस्त में शामिल किया है। इस फहरिस्त में गुजरात की खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश की बखीरा बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया है। रामसर की फहरिस्त में इन दोनों मकामात के शामिल होने के बाद भारत के पास अब 10,93,636 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित 49 रामसर मकामात का एक वसी नेटवर्क है जो जनूबी एशिया में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश बखीरा बर्ड सेंचुरी वस्ती एशिया से हिजरत करने वाले परिंदों की नई अक़साम के लिए पनाहगाह और सर्दियों की जगह फराहम करता है। वहीं खजीदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक साहिली गीली ज़मीन है जो खित्ते से 2-4 और कमज़ोर नस्लों के लिए महफूज रिहाइशगाह फराहम करती है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर इन दोनों सेंचुरियों को रामसर फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान किया गया है। ये दिन हर साल न सिर्फ इंसानों बल्कि ज़मीन के लिए भी गीले इलाकों की अहमियत के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। इस मौके पर मरकजी वजीर माहौलियात, जंगलात और तब्दीली आबो हवा भूपेंद्र यादव और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल ने आज सुल्तानपुर कौमी पार्क का दौरा किया। और अहमदाबाद में वाक़े स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जरिए तैयार किए गए नेशनल वेटलैंड कार्ड एथलीट्स को भी पिछली 1 दहाई में मुल्क भर की गीली ज़मीन में हुए तब्दीलियों पर रोशनी डालते हुए जारी किया गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जरिए असल एथलेट 2011 में जारी किया गया था। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने मुल्क के तमाम तलबा बिलखुसूस कबायली इलाकों में वाक़े एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तलबा से परीक्षा पे चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। परीक्षा पे चर्चा मुकाबले में शिरकत की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राएँ अधिकांश संख्या में जुड़े।
3 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे जो एकलव्य मॉडल स्कूल के साथ साथ अन्य स्कूल के भी विद्यार्थी हैं, जो जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय विद्यार्थी है, वो सब इस कार्यक्रम में भाग लेकर जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में अपने प्रतिभा को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हुए अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करें। हज कमेटी ने हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कमेटी ने कहा है कि मुतअद्दिद रियासती हज कमेटियों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के पेश नज़र आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। मगरबी बंगाल में कल से 8वीं से 12वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। रियासती हुकूमत के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को दोबारा खोलने के हुक्म के बाद रियासत के तालीमी इदारों में तैयारियां की जा रही हैं। स्कूलों में सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम किया गया है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर रूस को यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया है। कई हफ्तों से जारी यूक्रेन के बहरान पर अपने पहले रद्द-ए-अमल में पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है और इसके लिए इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये बात हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन से बातचीत के बाद मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूरोप में नेटो के बारे में रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मॉस्को के 3 अहम मुतालबात पर अभी तक कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं हुई है। दरियासना हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेन पर रूस और नेटो के दरमियान इख्तलाफात अहम हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। हंगरी के रहनुमा ने रूस के खिलाफ पाबंदियों को जुअत पसंदाना करार दिया। नीरज चोपड़ा को मुमताज़ लॉरेंस अवार्ड्स में वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इस अवार्ड के लिए 5 दीगर खिलाड़ियों को भी नामजद किया गया है। ईमा रैडुकानो, डैनियल मेदवेदेव, पैड्री, यूलिमार रॉजर्स और एरियरन टिमस के नाम शामिल हैं। नीरज लॉरेंस अवार्ड के लिए नामजद होने वाले तीसरे भारतीय हैं। विनेश फोगाट को उनसे पहले 2019 में नामजद किया गया था, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 2000 और 2020 का लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो के साथ भारत के लिए तलाई तमगा जीता था। और वेस्टइंडीज़ में जारी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में खेलेगी तो उसकी नज़रें मुसलसल चौथी बार टाइटल मैच में जगह बनाने पर होगी। टीम इंडिया ने अब तक शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए मुकाबले में एक भी मैच नहीं हारा है और यश धुल की क़यादत वाली भारतीय टीम ने मैदान पर मुखालिफिन और उसके बाहर कोरोना को शिकस्त दी है। मुसलसल 4 मैच जीतने वाली भारतीय टीम के सामने अब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। भारत क्वार्टर फाइनल में पिछली बार की फातेह बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुआ था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी थी। भारत के पास हरनूर सिंह, रघुवंशी और राज बावा के अलावा यश और राशिद जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं। रघुवंशी ने अब तक 4 मैचों में सेंचुरी की मदद से 272 रन बनाए हैं और वो भारत के बेहतरीन स्कोरर हैं और बावा ने इतने ही मैचों में 217 रन बनाए हैं। मस्कत में खेली जा रही FIH प्रो लीग में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया है। मंगल को खेले गए मैच में भारतीय खवातीन ने चीन को 2-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने पॉइंट्स टेबल में दोबारा सरफहरिस्त मकाम हासिल कर लिया। ये टीम इंडिया की चीन के खिलाफ मुसलसल दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने गुरजीत कौर के 2 गोल की मदद से एक बार फिर चीन को शिकस्त दी है। भारत के लिए पहला गोल गुरजीत कौर ने तीसरे मिनट में किया। तीसरा क्वार्टर में चीन ने वोंग शुमैन के गोल की मदद से भारत के स्कोर की बराबरी की, लेकिन इसके बाद चौथे क्वार्टर में गुरजीत कौर ने 49वें मिनट में गोल करके टीम को
जीत दिला दी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।